वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार। व्यूअर्स, शहर इक़्तिदार पर एहतजाज के गहरे बादल छाए हुए हैं। जमात इस्लामी महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ धरना करना चाहती है, जबकि PTI भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में ही ठिकाना मांग रही थी और फिर इस कॉल को मुलतवी कर दिया। अलबत्ता इस्लामाबाद इंतज़ामिया का किसी भी एहतजाज या धरने की इजाज़त देने का मूड नज़र नहीं आया। शहर कंटेनर्स के जरिए सील है। पेशावर, लाहौर और रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिले के तमाम रास्ते बंद। पंजाब और इस्लामाबाद की हदूद में सेक्शन 144 का नफाज देखकर ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या जमात इस्लामी का धरना वाकई बहुत बड़ा होने वाला था या वफाक और सूबाई हुकूमतों को खौफ ज़्यादा लाहक हो गया था। पुरअमन एहतजाज से हुकूमत को इतना डर आखिर क्यों है, ये एक सवाल है। और ये जो डर है, इसके नतीजे में जो ये पकड़ धकड़ और इंतज़ामिया की जो फुर्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये आखिर क्यों नज़र आ रही हैं? क्या हुकूमत को ख़तरा है कि इसके माशी इक़दामात पर जो सियासी जमातों के एहतजाजी कॉल है वो किसी बड़े अवामी गम और गुस्से से भरी एहतजाजी तहरीक की शक्ल ना इख्तियार कर ले? इसीलिए इंतज़ामिया कुव्वत इस्तेमाल करके एक पैगाम दे रही है कि किसको एहतजाज की इजाज़त है और किसको एहतजाज की इजाज़त नहीं है। इसके साथ साथ PTI के बानी चेयरमैन पूरा हफ्ता जो है वो ख़बरों में रहे। वो 9 मई पर हुकूमत के मुताबिक उनका एतराफ़ी बयान हो या लाहौर हाई कोर्ट से 9 मई के 12 मुकदमात में उनके रिमांड को कलादम करार देने का मामला हो। लेकिन अब अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बकौल बानी PTI ने कौम के नाम पैगाम में नए इंतखाबात की तैयारी का कहा है और मज़ीद ये भी कहा है कि हुकूमत फ़ौज को PTI और अवाम के आमने सामने करना चाहती है। आज बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान ने भी उनका पैगाम दिया है कि बानी PTI जो हैं वो फ़ौज को समझते हैं कि पाकिस्तान की वो रीढ़ की हड्डी जो है वो समझते हैं और चाहते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। इन बयानात का क्या मतलब है और क्या मकसद हो सकता है और हुकूमत इनको कैसे देख रही है, इस सब पर बात करेंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ हुमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर उसामा साहब भी जो हैं वो जमात इस्लामी से मौजूद होंगे। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। बैरिस्टर साहब, ये आप क्या प्रेसिडेंट जो है वो सेट कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल जमात अगर आपसे जो है वो एहतजाज के लिए या धरना देने के लिए कोई अगर आपसे इजाज़त मांग लेती है तो उसको इजाज़त आप नहीं दे रहे, और ये एक आप ओवरऑल एक चीज़ नज़र आ रही है, एक पिछले कई महीनों में ये चीज़ जो है वो हम देख रहे हैं। अलबत्ता अगर एक जत्था जो है वो आके शहर इक़्तिदार पर जो है वो काबिज़ हो जाए, वो शहरियों को रुसवा करे, वो शहरियों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन करे, तो उसके साथ बैठ के मुज़ाकरात भी होते हैं, उस पर कोई जो है वो ताकत का इस्तेमाल नहीं होता, उसको बहुत रिक्वेस्ट आजिज़ाना तरीके से जाके की जाती है कि भाई आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएँ। तो आप क्या मैसेज क्या दे रहे हैं? आप किन जमहूरी रवायात जो हैं वो उन पे किस पे जो है वो आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को गामजन करना चाहते हैं? क्या आप जमहूरी रवायात को खुद जो है वो पामाल करने पर उकसा नहीं रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप के जो प्रोसेशंस हैं वो प्रोसेशंस जो हुकूमत से परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वो तो बिल्कुल अलाउड हैं। उनकी जो लोकेशन है वो डेजिग्नेट की हुई है। ये नहीं हो सकता कि आपके मुल्क में डिग्निटरीज, आपकी जो डिग्निटरीज आ रहे हों, आपके गवर्नमेंट की और जो चीज़ें हैं जो चल रही हो और कोई जगह आके यहाँ की रोडें बंद कर ले, पार्लियामेंट के सामने आके बैठ जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वापस अपने कपड़े लटकाने शुरू हो जाए। देखिए, एक तरीका है कि आपको एक तो जो लेवल था वो हाई है और उसके बाद एक आपने प्रोसीजरल जगह बना दी जिस जिसने डेमोन्स्ट्रेशन करनी है वो डेमोन्स्ट्रेशन अपनी जो कश्मीर हाईवे है उसके साथ जो लोकेशन डेजिग्नेट की हुई है उधर आके अपने प्रोसेशन करने की उनको परमिशन पहले हमने रखी हुई थी, जिन्होंने आके अगर ये कि ब्लू एरिया और डी चौक को ब्लॉक किया जाए और पाकिस्तान को फिर मुस्तकम या पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश की जाए, दैट विल नॉट बी परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा बैर साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% जो है वो मुत्तफिक हूँ। डी चौक
पे आप बेशक इजाज़त ना दें, आप F9 पार्क में आपने कहा आप इजाज़त देने के लिए तैयार हैं, लेकिन PTI को वो इजाज़त भी जो है वो अफोर्ड नहीं की गई। उसके बाद उन्होंने आपसे तरनौल की इजाज़त मांगी, तरनौल की इजाज़त भी जो है वो आपने नहीं दी। आखिरी टाइम पे याद आ गया जी, ये कमिश्नर को याद आया कि जी DC ने गलत जो है वो परमिशन दे दी है, थ्रेट अलर्ट बहुत ज़्यादा है, 9वीं 10वीं का बड़ा थ्रेट है। अच्छा, उसी टाइम पे जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक जत्था आके काबिज हो जाता है, वो शहरियों की ज़िंदगी जीरण बना देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है ट्विन सिटीज़ को। लेकिन उनके साथ जाके बड़ी आजिज़ी से बात होती है, उनको जाके रिक्वेस्ट की जाती है। यही अगर एक पॉलिटिकल पार्टी होती तो उस पर जो है वो आई एम 100% श्योर कि फोर्स जो है वो इस्तेमाल हो चुकी होती या उनकी पकड़ धकड़ भी जो है वो शुरू हो चुकी होती। सो अगेन आई विल से, ये जो जमहूरी रवायात हैं कि जी इंतजामिया से जाके परमिशन ली जाए, उनसे जाके जो है डिकोरम को जो है वो फॉलो किया जाए, इसको पामाल करने पे तो आप खुद उकसा रहे हैं। फिर बिल्कुल उकसा रहे हैं। ये प्रोसीजर यही है, जो आप जत्था अगर बैठ जाता है बगैर परमिशन लिए हुए तो अपनी सिक्योरिटी अपनी सेफ्टी को समझता है। दूसरा, वो जत्थे जो लोग आके बैठते हैं खिलाफ जो एक्टिविटी जो FIRs हैं वो अपना कोर्स फिर लेती है। देखिए, तो हम तो इनको जब ये परमिशन मांगते हैं, तो एग्जांपल जिस तरह आप तो नो रावलपिंडी का एंट्री पॉइंट है और आप अलाउ नहीं कर सकते पॉइंट है उस पे आके ये बैठ जाए। अगर उन्होंने करना है, जो परेड ग्राउंड है जो सेट हुआ हुआ है उसकी गवर्नमेंट देखती पर क्या सिक्योरिटी। अच्छा, तो फिर बैर साहब, लेट मी इंटरजेक्ट देयर। आज कोर्ट ने कहा है कि ये अपना जल्द है, ये मंडे को करें। सो फिर वी शुड बी रेस्ट अश्योर्ड कि अब आप इजाजत दे रहे हैं, मंडे को PTI को अपना जलसा धरना जो भी है वो करने की F9 पार्क में इजाजत होगी। डू आई हैव योर गारंटी हियर देन? परमिशन इनको वही मिलेगी अलाउड है, जो अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती किसी भी रीजन की वजह से, तो उसका ये इसके हमें मुझे पता है कि आप एक बहुत अच्छे लॉयर हैं। कोर्ट ने मंडे का कहा है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे? डॉक्टर साहब, अभी तक हतमी फैसला नहीं है, इसके ऊपर देखा जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि क्या इसका अमल तय किया जाता है। राइट, चलिए डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब आपने मंडे को जो है वो पोस्टपोन करने का अपना जो है वो इरादा कर लिया और आपने कहा कोर्ट के ऑर्डर्स को आप यू अबाइड बाय द कोर्ट ऑर्डर्स। अभी जो हमारे भाई बैरिस्टर दानियाल साहब बात कर रहे हैं और अभी भी इसमें लग रहा है कि जी कोई हतमी फैसला जो है वो उन्होंने, आपने खुद सुन लिया, वो कह रहे हैं जी नहीं हुआ हुकूमत की जानिब से। सो हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि मंडे को आपको इजाज़त मिल जाएगी या लेतो लाल से हुकूमत फिर जो है वो काम लेगी? ये डिली डालिंग टैक्टिक्स, ये सिक्योरिटी थ्रेट्स का जो है वो अलार्म, ये मंडे को भी इसी तरह होता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। इस तरह है कि हमने देखना होगा कि ये जो तरनौल का फाटक था उसको देखने के लिए चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर सुने जा रहे थे, इस वजह से इन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी। इनका ख्याल था कि वहाँ पे उस फाटक पे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, तो हमारे जानने से शायद वो इन्वेस्टमेंट ना आए। कोई हो सकता है कोई 5-6 लाख रुपए देते फाटक ठीक करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि इनको वो पैसे मिले या नहीं मिले, लेकिन जो सवालात हैं वो इसके नहीं हैं, इनकी नीयत बताती है। जैसे अभी दानियाल साहब बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं और आपने पॉइंट आउट भी किया है, ये डिफेंड कर नहीं पा रहे। इनकी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इनकी जान जाती है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जलसा कर दिया तो इनकी जान जाती है कि कहीं 25 लाख, 5 लाख, 2 लाख, चाहे 50,000 भी आए, इनकी जान जाती है। इनको खौफ है, इनके दिल पे अल्लाह ताला ने खौफ तारी किया हुआ है, तो ये उसके डर की वजह से ये पूरी हुकूमत बिल्कुल मानेगी नहीं। रही बात यह कि जो आप बात कर रहे थे कि एक पार्टी जो है वो बगैर बताए आके बैठ गई थी, उनको इन्होंने कुछ नहीं कहा। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एक वो लतीफ़ा याद आ जाता है कि वो एक बाग था, उसके बाहर एक आदमी बैठा हुआ था, तो हर एक उस बाग में से गुजर रहा था, तो एक आदमी ने जाके उससे पूछा कि चाचा जी हम इस बाग में से गुजर सकते हैं? उसने कहा नहीं गुजर सकते। उसने कहा ये जो सारे लोग गुजर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने कोई मुझसे पूछा? तो या तो इनसे ना पूछो और जो करना है वो कर गुजरो, तो फिर तो बात है, और या फिर इन्होंने उनको खुद इनवाइट किया था कि आओ इधर बैठ जाओ। इन दो के अलावा तीसरी बात नहीं है। या तो ये इतने निकम्मे नलायक हैं कि अगर इनसे पूछोगे तो इनको समझ नहीं आएगी, कहेंगे नहीं,
اور یا پھر ان کو بغیر بتائے آپ چلے جاؤ، اور یا پھر یہ خود انوائٹ کرتے کہ آ جاؤ، اور اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوں گی. حالانکہ مجھے یاد پڑتا ہے ابھی ریسنٹلی چیف جسٹس، یہ آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے تو نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ آپ کے اوپر یہ بڑے الزام لگتے رہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ لاتے رہے آپ کے ٹائم پہ. ہمارے ٹائم پہ وہ نہیں آئے تھے، وہ لاسٹ ٹائم بھی جب آئے تھے وہ انہی کی ٹائم پہ آئے تھے، انہی کی حکومت تھی. نہیں سر، آپ کے ٹائم پہ آئے تھے، شیخ رشید صاحب تھے. نہیں آپ کی حکومت تھی، آپ شاید بھول رہے ہیں. لیٹ می ریفریش. نہیں پنجاب کے تھرو، وہ پنجاب میں آ کے کیٹیگورکلی، بٹ نو شیخ رشید احمد صاحب کیٹیگورکلی سیڈ کہ جی ہم ان پہ پابندی کی بات سوچ رہے ہیں، لگانے لگے ہیں پابندی. اس وقت وفاق میں بھی آپ کی حکومت تھی، پنجاب میں بھی آپ کی حکومت تھی. نہیں وہ جو مین جو دھرنا ہوا تھا، جو فیض آباد کا دھرنا تھا، اس میں تو پاکستان تحریک، اس میں تو پاکستان، میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک، اس میں تو پنجاب حکومت میں، جس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ پنجاب حکومت سے سارا ہو سکتے، اور اس وقت تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب تھے. if I'm not wrong, maybe I am. آپ بھول رہے ہیں شیخ رشید. نو you are sir. شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ تھے، اور اس ایک دفعہ پھر وہ تشریف لائے تھے جس وقت ان پہ جو ہے وہ دوسری بات تھی، وہ دوسری ٹائم تھا. دیکھیں میں دوسری ٹائم کی بات نہیں کر رہا، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جس پہ جو پہلے آئے تھے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس لحاظ سے. لیکن اینی وے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ضرور کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ، اگر آپ کی نظر میں ہم لوگ، ہماری پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے کہ جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، آپ بے شک جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کر لے، لیکن آپ کے کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ عوام جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور یہ یاد رکھیں، ہم لوگوں نے، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 2022 تک ہم لوگوں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ڈی چوک پہ منع کیا ہو. سارے لوگ ڈی چوک چلے جاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے اگر کسی نے جانا ہے وہ پیچھے کانسٹیٹیوشن ایونیو چلے جائیں، پوری دنیا میں جو ہے وہاں پہ کیپٹل ہل کے سامنے، ہر جگہ کے سامنے وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ چیزیں، ان چیزوں کو روکنا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ان چیزوں کو اصولاً روکنا نہیں چاہیے. یہ حسن ہے، ٹھیک ہے، this is the dark side of the حسن, but it is still the حسن of democracy کہ آپ ان کو ایک فریڈم دیتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ایک فریڈم دیتے ہیں اپنا غم و غصہ جو ہے وہ ایگزیبٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ وینٹ آؤٹ ہو جائے. ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح حکومت نے اس پورے دھرنے والے مسئلے پہ جس طرح ڈیل کیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ، اور پھر ناٹ جسٹ دس، جماعت اسلامی ایک وہ جماعت ہے جس پہ کبھی ان دا ریسنٹ پاسٹ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی جو ہے وہ وائلنٹ قسم کے پروٹیسٹ میں جو ہے وہ انوالوڈ ہو، کوئی وائلنٹ جو ہے وہ اقدام اٹھایا ہو. پھر آپ کے لوگوں کی جس طرح پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ ان کے گھروں سے جو ہے دیر بینگ راؤنڈڈ اپ. آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت کتنی بوکھلاہٹ کا جو ہے وہ آپ کو شکار لگ رہی ہے؟ بیکاز ایک جلسہ دھرنا جس نے ڈی چوک تک ہونا تھا، اس کو انہوں نے اپنی بوکھلاہٹ میں لگتا ہے پورے ملک میں پھیلا دی ہے. جس قسم کے جو ہے وہ نعیم صاحب نے جو ہے وہ اقدامات دیے ہیں کہ جی اب جو جہاں ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کرے، تو یہ تو پورے ملک میں پھیل گیا ہے. اینڈ اف آئی سے اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار یو، تو شاید یہ بھی غلط نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیے یہ حکومت ہے ہی نہیں، یہ تو قابضین کا ایک ٹولہ ہے. یہ فاشسٹ لوگ ہیں، غیر جمہوری، غیر منتخب، اور یہ ایک ایسا جابرانہ نظام ہے. اس نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ اس میں جبر جو ہے مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ یہ ملک عوام کا ہے، یہ ملک، یہ ریاست، اس کا جو دوسرا مطلب ہے اس ریاست کا اب عوام پاکستان پہ جو اس وقت مسلط ٹولہ ہے وہ تمام جمہوری آزادیاں سلب کرتا چلا جا رہا ہے. ساری دنیا میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ ہو سکتا ہے، برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے باہر مظاہرہ ہو سکتا ہے، ان ساری جگہوں پہ مظاہرہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا مقدس ٹولہ ہے یہاں پر کہ جن کو یہاں پر مسلط کر دیا گیا ہے. جماعت اسلامی کیا کہہ رہی ہے، یا جو بھی جمہوری پارٹی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ عوام کے مسائل، کوئی پھانس ہوتی ہے نا جو چبھی ہوتی ہے، اس پھانس پر اگر کوئی چیخ رہا ہے، کوئی آواز نکال رہا ہے تو وہ سننے کی چیز ہے، اس کو اس مسئلے کو ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن اس کو دیکھیے، بجلی کا مسئلہ اس وقت پاکستان کا ایک عذاب بن گیا ہے. بجلی کا بل عام آدمی کے لیے عذاب بن گیا ہے. آئی پی پیز کا ایشو
ترقی کے لیے ایک ایسا سدراہ بن گیا ہے, ایک ایسی رکاوٹ بن گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز ہماری جو ہے وہ بالکل جو ہے تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, کارخانے بند ہو رہے ہیں, ہم کمپیوٹر سکتے, اس کے نتیجے میں پاکستان تباہ ہو رہا ہے. پاکستان بہت بہت بری طرح جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. صنعت کار طبقہ جو ہے وہ بار بار چیخ کے بتا رہا ہے کہ ہم اپنے خطے میں جو ہے وہ ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب جس طرح آپ کو اجازت تو نہیں مل رہی ہے, اگلا لائے عمل کیا ہوگا آپ کا اگر یہ اجازت نہیں ملتی, جو کہ نہیں مل رہی ہے؟ دیکھیے, آئین اور قانون کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, یہ بالکل غلط موقف ہے. یہ کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ یہ ملک کیا ان کی جیب میں رکھی ہوئی کوئی چیز ہے کیا؟ ہم کوئی غلام ہے کہ ہم جو ہے ان سے اجازت لے کر جو ہے وہ احتجاج کریں گے؟ یہ سیاسی عمل اس طرح نہیں ہو. یا آپ ملک کو سیاسی طور پہ غیر مستحکم کر رہے ہیں, آپ عوام کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. تو یہ ہم نے ان کو انفارم کیا ہے, پراپرلی انفارم کیا ہے, ان کی ذمہ داری ہے. آپ میں کہا ہے کہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ دو پارٹیاں احتجاج کریں کا دن ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے اس سے کیا میسج جاتا ہے؟ اس سے آپ کی نااہلی کھل کر سامنے آتی ہے. آپ اس قابل نہیں ہے کہ جو ہے آپ کسی چیز کو, تو آپ کو اس منصب پہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں عدالت سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ یہ سلسلے بند کریں کہ ہم جلسوں کی NOC کی جو ہے آپ کو دلوا دیں گے عدالت سے, اور آپ کو کسی کو پیر کا دن دے دیں گے, کسی کو منگل کا دن دے دیں گے. عدالت کا کام یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر اور جو بیوروکریسی, یہ جو بابو صاحب لوگ یہاں پر مسلط ہیں, یہ ان اور جن طاقتوں کی وجہ سے مسلط ہیں, عدالت کا کام یہ ہے کہ اگر وہ آئین عوام کو جمہوری حق نہیں دے رہے ہیں, عدالت ان کو جو ہے برطرف کرے, ان کے خلاف فیصلے لے کر آئے. ایک ڈپٹی کمشنر کے خلاف فیصلہ آئے گا, سارے ڈپٹی نعوذ باللہ خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں زمین کے اوپر, اور ان کے پیچھے جو حکومت ہے. لیکن آئی تھنک بیسکلی جو ڈیپٹی کمشنرز ہیں وہ تو میرا خیال ہے سافٹ ٹارگٹ بن جاتا ہے, بیوروکریسی سافٹ ٹارگٹ بنتا ہے, پیچھے سے ان کو اقدامات جو ہیں وہ تو حکومت وقت ہی جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ان پر تنقید میرا خیال ہے تھوڑی ذرا ناجائز ہو جاتی ہے. ایکچوئل تو حکومت جو ہے وہ چیزیں چلا رہی ہے. میں ذرا بیرش صاحب کی طرف چلتی ہوں. بیرش صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے PTI کے حوالے سے آپ کے خدشات جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کا جو ہے وہ پریسیڈنس بنا کے آپ کہتے ہیں دوبارہ اس کی ریپیٹ کریں گے, گو کہ وہ بھی اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اونس حکومت پہ بھی جاتا ہے یا پروسیکیوشن پہ جاتا ہے جو ابھی تک پرووائڈ نہیں کیا گیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جماعت اسلامی سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ آپ نے ان کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ کیوں کرنا شروع کی ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو اریسٹ کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے پہلے بات کی کہ اس کا اونس حکومت پہ جاتا ہے, حکومت نے ہر چیز کا جو ایویڈنس ہے, دیکھیں آپ کے پاس سامنے اٹ از ریٹن آن دا والز کہ کس طرح 9 مئی میں عمران خان کی اپنی کنفیشن ہے, کس طرح لوگوں کو پرووک کیا گیا, کس طرح لوگوں کو اکسایا گیا, کس طرح عمران خان کی اپنی کنفیشن ہے کہ کس طرح لوگوں کو بتایا گیا, جرنلسٹ کے سامنے بتایا, جب عمران خان نے بتایا کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ نے GHQ اور آرمی کی جہاں انسٹالیشنز ہیں آپ نے وہاں حملہ کرنا ہے, کس طرح آپ نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا. It is not only one example, multiple examples. اگر آپ نے اتنا ہی آپ نے خاموشی سے احتجاج کرنا تھا تو آپ نے پھر ان کو پیٹرول بم بنانا کیوں سکھا رہے تھے لاہور میں بیٹھ کر؟ آپ کے پاس سے کیوں نکلے؟ بار صاحب میں بات آپ سے میں تو بات کر رہی تھی آپ سے جماعت اسلامی کی. میں نے وہی بات کی کہ پروسیکیوشن میں جو ہے وہ سکم ہو سکتا ہے. That's why I said the onus lies on the government because cases جو ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں. ابھی بھی جو ہے 9 مئی کے 12 کیسز میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ریلیف مل گئی ہے خان صاحب کو. So having said that میں پوچھ رہی ہوں جماعت اسلامی کا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا جو کڑی اس کی ملتی ہے, دیکھیں آپ کی جو خاص طور پہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ اس ٹائم پہ جب آپ کے ملک میں خاص طور پہ عاشورہ کا ایشو چل رہا ہے 40ویں تک, پھر آپ کے پاس اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ پھر اسٹیٹ میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا ایسا کوئی کام کرنا الاؤ کر سکو یا کرو جس سے پھر آپ کا ملک کمزور ہو. دیکھیں دا اسٹیٹ اگر خاص طور پہ اچھا تو ویسا پھر مجھے اس چیز کا جواب دے دیجئے, جو اریسٹ کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی انتشار پھیلا رہے تھے؟ اریسٹ کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کوئی اریسٹ نہیں کر رہے, جو لوگوں کو انتشار پھیلا رہے ہیں, جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں نکل کے خراب کرو, اسٹیٹ کے خلاف کرو, یہ ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے ان کو منع کرنے کا, اور اس کے علاوہ نہ کسی کو اریسٹ کر رہے ہیں نہ کسی کو پکڑ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کیا.
जो अब आके मुंह चढ़ के बदतमीजियां करेगा और आके कहेगा कि प्रोसेशन और चीजों पे लोगों को उकसाएगा, तो उसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत एक्शन लेती है गवर्नमेंट, ले रही है या देख रही है। उसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर साहब क्योंकि इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपके लोगों के घरों में, लाहौर में, दीगर जो है वो शहरों में जो है वहां पर छापे नहीं हुए डॉक्टर उसामा साहब? पूरे पंजाब में वहां से लोगों को राउंड अप नहीं किया गया? पूरे पंजाब में कल रात से छापे मार रहे हैं। ये पुलिस स्टेट बना दिया है इसको। ये लाकर बिठा देते हैं और ये लतीफे सुना रहे होते हैं इस किस्म के। इनसे बोले टेलीविजन चैनल तो खोल के देखें जरा, उसमें खबरें क्या आ रही हैं, क्या सारे चैनल झूठ बोल रहे हैं? ओ भाई, ये मुल्क है या ये परचून की दुकान है? लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई में फर्क ये है कि उनसे कहा गया कि आप पे पीछे खड़ी है, कौम ने वोट दिया है, तो कौम का हक है कि उनके लिए जो उनके नुमाइंदे हैं वो सड़कों के ऊपर निकलें। जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म तरबियत याफ्ता कारकुनान की जमात है, जमहूरी जमात है, पुरअमन। ये इस तरह से नहीं रोक सकते। सैकड़ों लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया ना, रोक लिया इन्होंने धरना। ये इनको अंदाजा नहीं है, ये अभी तक समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और इस किस्म की जो है ये इनकी जो लिमिटेड कंपनीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, तो ये भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम अवाम को इन बिजली के जालिमाना बिलों से निजात दिलाना चाहते हैं। आईपीपीस के जो जालिमाना फैसले इन्होंने किए हैं, उन मुजरिमों को बेनकाब करके इससे निजात चाहते हैं। राइट। और हम चाहते हैं डॉक्टर उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। एक छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले ये जरूर कहूंगी, हुकूमत जहाँ ये तौजीह भी दे रही है, बैर साहब तौजीह दे रहे हैं कि जी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने इजाजत नहीं दी, तो अब ये जो धरने जो हैं पूरे मुल्क में जो फैल गए हैं, इनकी सिक्योरिटी डायनामिक क्या बनेगी? ये मेरा ख्याल है इसका जवाब हुकूमत ही दे सकती है। क्या हुकूमत ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मारा ये करके? विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो बानी चेयरमैन पीटीआई क्या पैगाम दे रहे हैं उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि इब्तिदाई में हमने कहा कि इस पूरे हफ्ते जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो ख़बरों का जो है वो मरकज़ बने रहे। उनका एक पैगाम जो है वो उमर अयूब साहब ने जो है वो दिया है, और साथ ही साथ फिर उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ने भी आज वो पैगाम दोहराया, बल्कि उसमें थोड़ी सी एडिशन कर दी। पहले सुनते हैं उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं और फिर आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है, और वो ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है, और शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है, और उससे शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे, और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने दें। इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये पीडीएम हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए, ये डूब गई है। अच्छा, इससे आज इसी को दोहराया अलीमा खान साहिबा ने, लेकिन इसमें एक एडिशन कर दी उन्होंने। आर्मी चीफ के नाम ये पैगाम भी दिया कि जी फौज जो है वो न्यूट्रल रहे। डॉक्टर मोहम्मद साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो मलबा गिराया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर कि हुकूमत वक्त जो है वो आपके दरमियान एक खलीज पैदा कर रही है, तो कल तक तो आप कहते थे कि इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, जो भी मिलना है वो सब कुछ आपको इस्टेब्लिशमेंट से, जीएचक्यू से मिलना है। फिर आप तो इस काम में सर खुद जो है वो खुद कफील हैं। अगर देखा जाए आपकी जो ट्विटर अकाउंट है इस वक्त भी, द काइंड ऑफ वेनम इट्स स्पूइंग अगेंस्ट द आर्मी, आप इन पर कैसे मलबा डाल सकते हैं? मतलब अभी आपके कुछ दिन पहले का 9 मई के हवाले से आपने फिर उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा है, फिर आपने ये भी बात की कि जी अगर जो आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, जंगल का बादशाह वो क्या कर रहा है, किस तरह है, ऑब्वियसली वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ तो इशारा नहीं था, तो आप तो इस काम में खुद कफील हैं सर। हमारा ये ख्याल है कि हम इस वक्त जो पाकिस्तान जहाँ पे फंसा हुआ है ना, उसमें आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिस तरीके से धांधली हुई है, जिस तरीके सारा कुछ हुआ है, या जहाँ पे आके हम खड़े हो गए एक किस्म का हम कह रहे कि हमारा हक जो है वो हमें मिलना चाहिए, हमारे जो इन्होंने 17 सीटों के ऊपर जितनी इनकी सीटें वो सारी हमें वापस मिलनी चाहिए, और सो ऑन।
अब वहाँ पे अगर हम इधर ही खड़े रहते हैं और वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी और वहाँ पे ये लोग तो खैर बेनिफिशरी हैं, ये वहाँ रहते हैं, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जो इमरान खान ने बात की है वो ये है कि लेट्स गिव एवरीबडी अ स्पेस सेफ बाय गोइंग फॉर अ न्यू इलेक्शंस। अच्छा, नए इलेक्शंस में ये याद रखें, लोग कहते हैं कि यार 48 अरब रुपए कहाँ से आएंगे। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम वो 48 अरब की बजाय 50 अरब लगा लें तो जो हम नुकसान करें, द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज 10 times bigger than the money we will probably lose. My apologies for interjecting. That's a separate issue. वो एक अलग चीज़ है, लेकिन what we're forgetting is कि what has brought us here, वो एक पार्टी का मैंडेट तस्लीम ना करना या पिछले इलेक्शन में 2018 में दूसरी पार्टी का मैंडेट तस्लीम ना करना हमें यहाँ तक जो है वो लेकर आया है। हम जब रूल्स ऑफ द गेम जो है वो तैयार ही नहीं करेंगे और हर दफ़ा जो है हम वही एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर हम कहेंगे नहीं जी अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो वेदर वी स्पेंड 48 बिलियन और 70 बिलियन और व्हाटएवर द अमाउंट इज, दैट्स इररेलेवेंट। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब तक आप रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं करेंगे आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ क्वैगमायर। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे यहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम में आपको अनफॉर्चुनेटली ये कि रूल्स ऑफ द गेम में एक इदारा है जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन। अच्छा, हर इलेक्शंस में बेसिकली इट इज़, चाहे वो इन फेवर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, द मेन रोल जो गलत रोल प्ले किया जाता है वो प्ले किया जाता है थ्रू इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रोल। गुड और बैड दे हैव प्लेड। हमें इस इदारे को जो है ना, हमें इस इदारे को ठीक करना है। इस इदारे को ठीक करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसमें ये करना होगा कि इसको, जैसे जुडिशरी है, किसी हद तक जुडिशरी में भी हो रहा है लेकिन किसी हद तक नहीं भी हो रहा, वो ये है कि इनको जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनसे हमें निकालना होगा। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो हमें ये बात चीज़ें करनी पड़ेंगी। इनमें हमें वो एक इंडिपेंडेंस और एक जो प्रोविजन होती है उससे बाहर निकालना होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, मुझे लेकिन एक चीज़ का जवाब दीजिए। आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की भी, आपने कहा वी ऑल नीड दैट फेस सेविंग। फाइन, वी ऑल नीड दैट फेस सेविंग, बट देन फेस सेविंग के लिए भी तो सबको 2 स्टेप जो है वो पीछे जाना चाहिए। आपकी अपनी जो अकाउंट्स हैं जहाँ से जो है वो लाइक आई सेड अर्लियर स्प्यूइंग वेनम, अगर वहाँ से अकाउंट से जो है वो सिपा सालार इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ जो है वो एक ज़बान जो है वो गलीज़ किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, तो आप नहीं समझते कि उधर से भी जो है वो कुछ उसका भी सद्देबाब होना चाहिए? ये कह देना कि जी हम तो चला ही नहीं रहे तो बाहर से चल रहे, आई मीन ये किस हद तक एक वैलिड आर्ग्यूमेंट रहेगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैं इस पे 2 चीज़ें। सबसे पहले अगर मैं एज ए डॉक्टर हुमायूं इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसको डिफेंड नहीं करूँगा बिकॉज दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। अच्छा, अब 2 चीज़ें। एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपका भी ट्विटर अकाउंट होगा। अब आपके ट्विटर अकाउंट में आप एक चीज़ कह देती हैं और उसके नीचे मैं कमेंट करता हूँ, बैरिस्टर साहब कमेंट करते हैं, हम आम लोग हैं, मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट, आम लोग हैं, तो ये आपके ट्विटर अकाउंट में, लेकिन ये आप का नहीं है, लोग उसमें उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर आपने कुछ लिखा हुआ है मैं उसको लेकर चलूंगा। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसमें जंगल के बादशाह की जो कहानी है पूरी, 9 में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके बाद होल्ड ऑन एक मिनट। व्हाई डू यू थिंक, आप ये मुझे बताएं, व्हाई यू प्रिज्यूमिंग के 9 मई जो फॉल्स फ्लैग्स था हम इंस्टीट्यूशन को कह रहे हैं? मेरी नज़र में तो वो तो सारा का सारा पीएमएलएन ने प्लान किया था, और उसकी वजह ये है, अगर आप उसको देखें, स्टार्ट करके देखें, 25 मई, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो अभी कर रहे हैं, 25 मई को अगर आप देखें, आपको पता है 22 मई से पहले ही इन लोगों ने करना शुरू कर दिया था। अभी मुझे एक बात बताएं, आज अगर मैं किसी वजह से तुक्के पे मैं बन जाता हूं ये इंटीरियर मिनिस्टर, और बैरिस्टर साहब अपने घर से बाहर निकले, मैं इनको 3 MPO के तहत अंदर कर दूं। अगर बैरिस्टर साहब अपने घर से बाहर निकले, मैं आंसू कह, देखिए ये सारी वो चीजें होती है, मैं बैरिस्टर साहब को, मैं बैरिस्टर साहब को शेयर दूंगा।
आप रिप्रोचमा चाहते हैं, दैट वन कैन सी, बट वो रिप्रोचमा कंधा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत को आप सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। कल तक वही हुकूमत जिसके आप कहते थे इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इनके पास देने के लिए ना अक्ल है ना कुछ चीज है। आई एम सॉरी, देने के लिए और करने, आप कहते थे कठपुतली हुकूमत है, जब ये कुछ कर नहीं सकती तो फिर ये फॉल्स फ्लैग किस तरह कर सकती है? अच्छा चलो मैं जरा पॉइंट ले लूँ बैरिस्टर साहब का। बैरिस्टर साहब, पिछले हफ्ते से बल्कि आई स्टैंड करेक्टेड, इस हफ्ते से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इस बयान की जो खान साहब की तरफ से जो कहा गया है GHQ वाला बयान, उसमें उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये किसी किस्म की जो है वो माफ़ी तलाफ़ी की तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। अब जिस तरह जो PTI का इस वक्त टोन एंड टेनर नज़र आ रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं और मलबा आप पे गिराया जा रहा है, क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं? डॉक्टर साहब, पहले तो इनकी अपनी कॉन्ट्रडिक्शन देखें। कठपुतली हुकूमत, फिर अब कहते हैं इन्होंने करवाया, फिर कहते हैं कि कठपुतली हुकूमत, और फिर कहते हैं कि इन्होंने हमारे फौज से लड़वा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इनको थोड़ा सा बताएं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनको हमारे डॉक्टर साहब को, कि इनको बताएं कि जो क्या नाम है, इमरान खान साहब के नेफ्यू जो फौज की अपने आर्म फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स की कपड़े यूनिफॉर्म लहरा देते, वो भी हमारा बंदा था। जो इनकी अपनी डॉक्टर यास्मीन जो लोगों को प्रोवोक कर रही थी और कह रही थी कि हमने GHQ पे हमला करना है, वो भी हमने कहा था। जो इनके और लोग कह रहे थे कि हमने आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करना है, वो भी हमने कहा था। कि जो इनके लोगों से मेरे ख्याल से जो शुजाओं के मुजस्मे जलवाए, वो भी हमने कहे थे। और जो फिर अगले दिन इमरान खान ने उन तमाम चीज़ों के वाक़यात के बाद अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर उनको रिहा किया गया था एक दिन के लिए, तो वो स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दी शायद वो भी हमारे कहने पे दी हो। तो अगर हम इतने ताकतवर हैं और सारा कुछ आप हमारे ऊपर हमारे कहने पे करते रहे हैं, तो फिर आप कन्फेशन भी कर लें। क्योंकि देखिए ना, आपने कि जो आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत को कह रहे हैं नहीं किए, आप जो लोग पाकिस्तान खत करते रहे, ये आज का तो आपका बयानिया नहीं है। आज जो आपने यूटर्न लिया है, ये तो आपने 35-55 पहले कहा, उसके ऊपर आपने यूटर्न ले लिया, साइफर का उसके ऊपर यूटर्न ले लिया। लेकिन इन तमाम चीजों से कमजोर कौन हुआ? कमजोर आपका मुल्क हुआ। आपने तोड़ने की किसको बात की? वो आपने अपने मुल्क को की। आपने कभी कहा कि मुफ्ती बानी की स्टेटमेंट हमने नहीं लगाई, कभी आपने 1971 की शेख मुजीबुर रहमान की बात की। हर बात करने के बाद, लोगों को इंस्टिगेट करने के बाद, लोगों को प्रोवोक करने के बाद, आप बड़ी खुशी से आराम से बैठ के कहते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं, हमने तो करवाया ही नहीं। यही तरीका है, यही आपका तरीका है वारदात का। आप इसी तरह अपनी अफवाज के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर, शोधाओं के ऊपर आप हमले करवाते हैं। आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, आप पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं। और ये तमाम बातें जब आप कर चुकते हैं, तो उसी सांस में जब आप पकड़े जाते हैं, तो आप साथ ही कहते हैं कि हमने तो किया नहीं। वो अमेरिका में, इंग्लैंड में जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन हो, यहूदी लॉबी की कैंपेन है, या कोई और चीज हो, जब आप जिस चीज में पकड़े गए, आपने पहली चीज क्या की? डिनाइल की और किसी और के ऊपर इल्जाम लगाया। इसके अलावा तो आपकी कोई पॉलिटिक्स है कोई नहीं। और आज आप जब बात कर रहे हैं कि हम अपने अफवाज से बात करने की कोशिश करते हैं या हम उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप किस बात पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? ये किस चीज की आप बात करना चाहते हैं? कि आप पहले ये बताएं कि आपने जिस तरह पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की, जब भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई, तो आपने जब 2018 के इलेक्शन के बाद आपने I'll have to interject there and take a short break. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जो ये इलेक्शन है, इलेक्शन की तैयारी का कह रहे हैं बानी चेयरमैन PTI, उस पर भी बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यही जो पैगाम आया है बानी चेयरमैन PTI का, उस पर ही हम गुफ्तगू जो है वो अपनी जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो आपके लोग भी बात कर रहे हैं कि जी नवंबर दिसंबर तक जो है इमरान खान साहब बाहर निकल आएंगे, उसके बाद जो है वो इलेक्शन होगा, ये कैसे होगा? और अगेन कमिंग बैक, ये इलेक्शन क्या सॉल्व क्या करेगा जब ग्राउंड पे सिचुएशन वैसी ही रहेगी? आपकी आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है वो आपने कोई चीज़ें जो है वो सेट नहीं की, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो लड़ाई उसी तरह जारी और सारी है, तो ये इलेक्शन क्या देगा? देखिए, इलेक्शन तो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन एक दो बातें सॉरी, अगर आपने मुझे एक बात बताएं, हो सकता है मैंने सुना ना हो, क्या किसी यहूदी एजेंट ने कभी कहा है कि हमने इमरान खान के ऊपर इन्वेस्ट किया है? लेकिन एक इंडियन मिनिस्टर ने ज़रूर कहा है कि हमने मियां नवाज शरीफ के ऊपर इन्वेस्ट किया है।
یہ یاد رکھنا. اگر ایک پرائم منسٹر اور اس کی پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو پاکستان کی سرزمین میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور ان کے اوپر کچھ نہیں کہا گیا، تو پھر یہ جو بات ہے اس کو بھی اسی طریقے سے نظر انداز کر دینا چاہیے ان دا لارجر انٹرسٹ. اس وقت بھی پرابلی لارجر انٹرسٹ ہوا تھا، آج بھی پرابلی لارجر انٹرسٹ. نمبر 2، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل بیٹھ کے یہ الیکشن، دیکھیں الیکشن کے آپ اصول طے کر دیں، اس کے لیے مجھے اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرا اور لیٹس سے پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ میں کوئی آگے فائنل ہوگا تو اس کے لیے وہ دونوں بیٹھ کے یہ نہیں کریں گے کہ یار تمہارا کون سا بیٹسمین آئے گا، میرا کون سا بیٹسمین آئے گا تمہارا. آپ نے اصول طے کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، فلانے طریقے سے ہوں گے اور اس طریقے سے. اور اگر آپ کو شک ہے چیٹنگ کرنے کا تو اس کے لیے آپ نے فول پروف سسٹم بنانا ہے. آپ نے ایک ایسا سسٹم بنایا جہاں پہ ریپلے ہو سکے اور آپ کو بتایا جا سکے. اگر الیکشن کمیشن فارم 45 کیوں نہیں دے سکتا ٹائم پہ؟ چلے اگر وہ ایک سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے جو کہ جو ای ایم ایس سسٹم تھا، دیکھیں نا میری بات سنیں، اگر آر ٹی ایس بیٹھا تھا فیئر انف، لیکن پیپر ورک تو ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ پیپر ورک انسان ہینڈ اوور کر دیتا ہے. اگر ای ایم ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا تو فارم 45 تو دیا جانا چاہیے تھا نا. اب فارم 45 اگر میرے پاس ہے اور بیرسٹر صاحب کے پاس فارم 45 نہیں ہے، ان کے پاس فارم 47 ہے، تو پھر کوئی فرق ہوگا نا فارم 47 فارم 45 کا. ہم اس طریقے سے کر سکیں. لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کرنا اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ان سسٹم کو مینیپولیٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنے مطلب کے لوگ کو یا ہم نے اپنے مطلب کے طریقوں کو لے کر آنا ہے اور ہم نے پولیٹیکل میرٹ کو آگے نہیں آنے دینا، تو پاکستان اگلے 100 سال بھی ترقی نہیں کرے گا. پاکستان کی اصل وجہ پرابلم یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو میرٹ ہے، جو پولیٹیکل میرٹ ہے، وہ نہیں ہے. جب پولیٹیکل میرٹ نہیں ہوتا، میں مثال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں مثال دیتا ہوں، مجھے الاؤ می. ڈاکٹر صاحب میں سمجھ گئی ڈاکٹر صاحب، پولیٹیکل میرٹ ایوری ون انڈرسٹینڈز پولیٹیکل میرٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے. جس کا میرٹ ہو، جس کا مینڈیٹ ہو، میں آ رہی ہوں، میں بیر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، جس کا مینڈیٹ ہو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. بٹ انفارچونیٹلی جب آپ اسٹک کی ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہی، when I say you I mean any political party، یہ جمہوری اقتدار، یہ ساری جو پولیٹیکل اور یہ کانسٹیٹیوشنل باتیں تبھی یاد آتی ہیں سر، ورنہ تو اسٹے پہ کتنی دیر جو ہے وہ ایز ڈیپٹی جو ہے وہ آپ چلتے رہتے ہیں اس میں نیشنل اسمبلی میں، آپ ڈیپٹی اسپیکر کے طور پہ چلتے رہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں. کوئی جو ہے وہ آپ کو کوئی یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے اقدار کیا ہیں، جمہوری اقتدار کیا ہیں. سو یہ تو چیزیں ساری آپ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز کو ایک عہد کرنا چاہیے. ہم سب کو پتہ ہوتا ہے اگر آپ جیت رہی ہوں گی نا، مجھے پتہ ہے آپ جیت رہی ہیں. یہ جو پولیٹیکل لوگ جو ہلکے کی سیاست کر رہے ہوتے ہیں اور الیکشن والے دن میں جا کے جب یہ مختلف پولنگ سٹیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے 2 بجے 3 بجے پتہ ہوتا ہے کہ کون جیت رہا ہے کون آ رہا ہے. یاد آ رہا ہے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، مجھے اگر کوئی کہے گا نا کہ ہلکا کوئی کھلوانا ہے تو میں فوراً کھلوا دوں گا، میں اسٹے پہ نہیں جاؤں گا. اس کے بعد سعد رفیق صاحب کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا، وہ اسٹے پہ چلے گئے. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہی بات ہے نا کہ جمہوری اقدار جو ہیں وہ تبھی نظر آتے ہیں، یاد آتے ہیں when you are on the receiving end of the stick. Let's start today. مطلب let's do not see the bad. جو پرانی گندی روایات ہیں ان کو رہنے دیں، آج کے بعد اچھی روایت سے نکلے نا. I'm all with you, but میرے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. بیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا اسی پروگرام سے نیا سٹارٹ لیتے ہیں. پہلے یہاں کنفیشن کریں کہ 2018 میں ان کو حکومت جو دی گئی تھی وہ جھوٹی گئی تھی، جھوٹا مینڈیٹ تھا اور انہیں حکومت چوری کی تھی. ابھی یہ ایکسیپٹ کریں he will not do it. نہیں، میں آپ کو یہ اچھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. I firmly believe in one thing کہ 2018 کے الیکشنز اس لحاظ سے مینیج ہوئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں کم کی گئی تھی. We were actually winning. وہ بیلنس آف پاور ہم سے لے لیا گیا تھا. ان کو میں اب کیا کہوں ڈاکٹر صاحب، ٹانگا پارٹی تھی جس کو سر پیر نہیں پتا تھا، اٹھا کے ان کو لا کے بٹھا دیا گیا
ना उनका अगला ना कोई पिछला, और फिर कहें कि ये कम की गई थी। दानियल साहब, आप टांगा पार्टी के जो मर्जी के 9 मई को उन्होंने तारीख जरूर दिखाई है, आपको अच्छा खासा दौड़ा दिया है, उसी टांगे ने आपको दौड़ा दिया है, उसी टांगे ने आपको दौड़ा के रखा हुआ है। ढूंढे हैं जो मेरे पार्टी से कैंडिडेट्स लड़े थे ना बाई इलेक्शन में, उनके पीछे ढूंढ रहे जाके भाई फॉर्म 45 अपने जाके ले जाओ, खुदा का नाम है, कोई उठाने वाला नहीं है। इनके पास लोगों ने इनको बाई इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया। फेंस सेक्टर्स जो थे, जो बैठ के देखते थे, जो इनके साथ कभी खड़े भी थे, उन्होंने पाकिस्तान में जलाओ घेराव, तफरीक, नफरती सियासत को खैराबाद कर दिया। इनके बंदे भी इनको लोगों ने उठा के रिजेक्ट किया और इसीलिए 20 में से ये 19 सीटें हार गए, ठीक है ना। और लोग इनके पीछे अभी तक भाग रहे हैं कि भाई अपने फॉर्म 18 ले लो, ये इसको देखते हैं और फिर आगे भाग जाते हैं कि फॉर्म 45 हमने नहीं लेने, कि हमसे कोई पूछेगा तो हम भी कहेंगे पता नहीं 47 और क्या करेंगे। इनके पीछे लोग जा रहे हैं। आपके हल्के में शायद कोई और मामला होगा, लेकिन इस्लामाबाद की जो 3 सीटें वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे तो मांगे जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे, वो अदम एतमाद कर रहे हैं, वो आपको पता है। अटक से लेके जेलम तक, अटक से लेके जेलम तक, अकॉर्डिंग टू द कमिश्नर साहब, एक सीट भी नहीं जीते ये लोग, टोटल 17 सीटें हैं अभी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट्स में अपीलें की, वहां से भी भाग गए इन्होंने। कोई ऐसी जो इनकी हर चीज में देखिए डॉक्टर साहब, हकीकत में चाहते क्या है, इनकी एक मॉब मेंटालिटी है। अब एक आदमी नेशनल टीवी पे आके गप्पे मारे तो हम क्या कर सकते हैं। इनकी सोच है कि पाकिस्तान कमजोर हो, इनकी सोच है कि पाकिस्तान की अफवाज को हमला करो, जब हमला करोगे तो वो कमजोर होगा तो मुल्क कमजोर होगा, जब वो कमजोर होगी तो इकोनॉमी कमजोर होगी, और जब इकोनॉमी कमजोर होगी तो इनकी स्पेस बनेगी। वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान की फौज रीढ़ की हड्डी है, मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। तो ये बैठ के जब IMF पाकिस्तान में बैठ के नेगोशिएट करता गरीब के लिए, बेरोजगार के लिए, मजदूर के लिए, तो IMF के पास जाके क्यों प्रोसेशंस कर रहे थे, क्यों कहते थे इतना पूछे डॉक्टर साहब सिर्फ इतना पूछे डॉक्टर साहब एक सवाल इनसे पूछ ले कि इन लोगों ने एक सवाल इनसे पूछ ले कि ये इतने गंदे फैसले जो IPPs के इन लोगों ने किए हैं कि जिसकी वजह से आज पूरा मुल्क तबाह हो रहा है, वो इन लोगों ने क्यों किए? That's for another day, जरूर इस पर डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेट्स होप जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि हर किसी को एक फ्रेश स्टार्ट, एक फेस सेविंग जो है वो मिलनी चाहिए, लेकिन वो फेस सेविंग कैसे मिलेगी? वो फेस सेविंग तभी मिलेगी कि जब आप अपनी गलतियों को भी माने, सिर्फ दूसरों की तरफ उंगली ना उठाएं। ऑन दैट नोट, विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।